हेलो गाइस आज हम देख रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। पहले मैं क्या करूंगा, मैं ना सारा बेसिक बता दूंगा इसका, बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक क्या होता है। फिर मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला बता दूंगा। बस जब आपको वो फॉर्मूला पता लग गया ना, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना इस चैप्टर के लिए। देखो, सबसे पहले सीखते हैं, सारा बेसिक बताऊंगा मैं सबसे पहले सारा, ठीक है ना। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो, हमारा वर्ड आ रहा है ना बाइनोमियल। इसका मतलब होता है, बाय का मतलब तो सबको पता है, टू होता है, सही है। और नॉमिनल्स का मीनिंग आप कह सकते हो कि टर्म्स हो सकता है, टर्म्स। नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि टू टर्म्स की थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे हम, बाइनोमियल थ्योरम। देखो गाइस, बाइनोमियल थ्योरम हमारी यूज कहाँ होती है, सबसे पहले ये देखते हैं इसका यूज आता कहाँ पे है। देखो गाइस, अभी तक आपने सबने क्या पढ़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा होगा आपने एक्स प्लस वाई की पावर जीरो इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, किसी की भी पावर जीरो होती है तो क्या आंसर आता है हमारा, वन होता है। किसी की भी पावर जीरो हो, आंसर हमेशा वन आएगा। देन एक्स प्लस वाई की पावर वन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ही हो जाएगा हमारा ये। सही है ना, किसी की पावर वन तो वही आया था। देन एक्स प्लस वाई की पावर टू, ये भी पढ़ा हुआ हमने, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। और हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का। इसके अलावा हमने और कोई तो फॉर्मूला नहीं पढ़े ना। और हमने ये भी पढ़ा होगा, आप कह सकते हो कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अभी माइनस की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ प्लस की बात ही कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अभी तक हमने बस क्लास 10th क्लास 11th तक, मतलब आपको पता होगा कि हमने यहीं तक ही फॉर्मूला पढ़े हैं। अगर कोई बच्चा आपसे, कोई बंदा, कोई टीचर आपसे पूछ ले एक्स प्लस वाई की पावर फोर, इसका फॉर्मूला बताओ, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, हमने कभी पढ़े नहीं है। एक्स प्लस वाई की पावर फाइव अगर कोई पूछ ले, कोई टीचर, हम नहीं बता सकते, हमने पढ़े नहीं है। पर कई बच्चे कहेंगे सर हम निकाल तो सकते हैं ना एक्स प्लस वाई की पावर फोर का फॉर्मूला। कैसे निकाल देंगे, कई बच्चे कहेंगे सर मैं ऐसे निकाल दूंगा, कि बच्चे कहेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर दो, देन उसको मल्टीप्लाई करा दो एक्स प्लस वाई से, तो ये हमारा एक्स प्लस वाई का होल की पावर फोर आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला आ जाएगा ना हमारा एक्स प्लस वाई की पावर फोर का। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, करा दे देंगे ना हम, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई, तो हमारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमने जैसे लिखा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ये है ना हमारा, ये वाला फॉर्मूला लिखा सबसे पहले हमने, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। ये हमने एक्स क्यूब का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे इसकी जगह। देन एक्स प्लस वाई की जगह एक्स प्लस वाई लिखो, सही है। अब इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करा दो, हमारा एक्स प्लस वाई की पावर फोर का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये कराना जरूरी है, इसलिए मैं करा के बता रहा हूँ आपको, तभी आपको समझ आएगा। एक्स का मल्टीप्लाई कराओ पहले इस पूरी टर्म में, तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर फोर हो जाएगा ये। देन एक्स का इसमें कराओगे तो थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा, देन वाई ऐसे कैसी। देन एक्स का इसमें कराओ थ्री एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो जाएगा। देन प्लस एक्स का इसमें एक्स वाई क्यूब हो जाएगा ये। देन प्लस में आ जाओ, अब वाई को इसमें कराते हैं ना मल्टीप्लाई, वाई का इसमें कराएंगे तो एक्स क्यूब वाई हो गया ये। देन इसमें कराएंगे तो प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो गया ये। देन प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो गया। देन वाई का इसमें कराएंगे तो थ्री एक्स वाई का क्यूब हो गया ये। देन प्लस वाई की पावर फोर हो गया ये, सही है। इतना समझ आ गया होगा अभी तक सबको। अब देखो जो जो प्लस हो रहे हैं उसके बाद हम उनको प्लस कर देंगे। जैसे ये देखो एक्स क्यूब वाई है, और मैंने देखा ये भी एक्स क्यूब वाई है, सही है ना। ये दोनों एक्स क्यूब है, जैसे हमारा ऐसे लिखा हो, जैसे हमारा ऐसे लिखा होता है टू ए क्यूब प्लस ए क्यूब, हम इसको दोनों को प्लस नहीं कर सकते, हम इसको लिख देंगे थ्री ए क्यूब, सही ना। ऐसे ही हम इसको कर रहे हैं, थ्री एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई, एक तरह से समझो ये पूरा ए ही है। थ्री ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ये पूरे का समझो ए है ये, तो थ्री ए प्लस ए फोर ए हो जाएगा ना। ऐसे इसको थ्री एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब वाई, इसको लिख देंगे फोर, फोर एक्स क्यूब वाई, और यहाँ पे एक्स फोर ऐसे कैसे, क्योंकि एक्स की पावर फोर के साथ और कोई प्लस हो ही नहीं रहा। देन फिर प्लस करो, फिर मैंने देखा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, फिर मैंने देखा और कोई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मैंने देखा हाँ ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। देन ये भी हो गया। देन इस पे आ जाते हैं, एक्स वाई का क्यूब, एक्स वाई का क्यूब क्या है मेरा, और कहीं है, मैंने देखा एक्स वाई का क्यूब, मैंने देखा हाँ ये रहा यार एक्स वाई क्यूब, और यहाँ भी एक्स वाई क्यूब है, इसके आगे थ्री है तो ये थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, प्लस का फोर एक्स वाई का क्यूब। देन ये दोनों भी हो गए।
बचा क्या, बस y की पावर 4 ही बचा ना, तो y की पावर 4 ये हमारा आंसर, ये हमारा x प्लस वाई की पावर 4 का आंसर हो गया ना, x प्लस वाई की पावर 4। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे उतार देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारा x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब x वाई क्यूब देन प्लस y की पावर 4। सही है, यही हमारा फॉर्मूला था, x प्लस वाई की पावर 4। बच्चों ने कह दिया सर हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू में एक्स प्लस वाई, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। पर आपको अगर टीचर कोई पूछे x प्लस वाई की पावर 10 बताओ, क्या करोगे आप? ये सारा ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे बार बार? कितना देखो कितना टिपिकल हो गया ये, कितना सारा हमने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर हमने चीज़ों को प्लस किया, फिर जाके हमारा आंसर निकला। 5 मिनट तो हमें इसी में ही लग गए। अगर कोई टीचर पूछेगा, अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आ जाए x प्लस वाई की पावर 20 बताओ, क्या करोगे आप बताओ? नहीं पता कर सकते ना, उसके लिए हमारी यूज़ होती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। इसी चीज़ के लिए बताऊंगा अभी मैं क्या क्या होती है, बस मैंने अभी आपको बेसिक बताया कि बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कहाँ होती है। इन जगह पे यूज़ होती है कि x प्लस वाई की पावर 20 आ जाए तब हम कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई की पावर 13 आ जाए या 90 आ जाए या 200 आ जाए, x प्लस वाई की पावर 200 आ जाए तो कैसे निकालोगे, वहाँ यूज़ होती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। सीखेंगे वो भी, अभी टेंशन मत लो। अब देखो मैंने इन सारी चीज़ों से क्या सीखा, आप खुद बताओ। इन सारी चीज़ों से मैंने एक तो ये सीखा, यहाँ पे साइड में लिखवाता हूँ मैं आपको, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, काम आएगी अभी आपके बहुत ज़्यादा। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन क्या बनी आप खुद बताओ। एक तो बनी, मैंने देखा कि किसी भी टर्म, किसी भी राइट साइड में देखो, ठीक है, हर राइट साइड में देखो, मैंने देखा अभी के लिए ना इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है, इन दोनों को भूल जाओ, क्योंकि ये तो सबको पता है एक्स प्लस वाई की पावर 0 1 होता है, एक्स प्लस वाई की पावर 1 होता है, ये तो मतलब बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है, ये जो पहला वाला है और ये दूसरे वाला, ये तो चीज़ बच्चों वाली चीज़ है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 जो ये सारे होते हैं ना, इनमें ये वाली चीज़ लागू होती है जो मैं अभी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ ना। ये देखो मैंने देखा, इन दोनों को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है ना, इसको और इसको, ये तो सबको पता ही है एक्स प्लस वाई की पावर 0, ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा ना ये दोनों क्या होता है। इसलिए इन दोनों पे भी ये भूल जाओ एक तरफ। देखो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इन पे ये ऑब्जर्वेशन लागू होती हैं। देखो क्या मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया राइट साइड में देखो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म, जैसे ये एक टर्म होगी, ठीक है, ये दूसरी टर्म होगी, ये तीसरी टर्म होगी, 3 टर्म होगी। मैंने देखा जितनी भी राइट साइड में नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो इसकी ये जो पावर है ना इससे एक ज़्यादा है। जैसे देखो इस वाले फॉर्मूले में, देखो इस वाले फॉर्मूले में मैंने देखा इसमें इसकी पावर 2 है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखो 3 है, 1 2 3, ठीक है। ऐसे देखो इसमें, देखो नीचे वाले फॉर्मूले में इसकी पावर 3 है ना, यहाँ पे ये 3 पावर है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखो 4 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 टर्म होगी। ऐसे देखो यहाँ पे 4 है ना, एक्स प्लस वाई की पावर 4, इसमें 5 टर्म होंगी, देखो 1 2 3 4 और ये 5, सही है ना, 5 टर्म हो गई है। पूरी की पूरी इनको गिन रहा हूँ, जैसे देखो ये 1 पूरी, ये 2 ये 3 ये 4 पूरी और ये 5, 5 टर्म है। तो मैंने ये जाना इस ऑब्जर्वेशन से, मैंने कहा अगर मेरे को ये पावर पता लग जाए तो मेरे को उससे पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो यहाँ पे लिख दो, ये लिख साथ साथ ना नोट जरूर करते जाना। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी वन मोर देन द पावर, पावर कह लो या इंडेक्स कह लो, एक ही बात होती है। वन विल बी वन मोर देन द पावर ऑफ एक्स प्लस वाई, ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये कह सकते हो। पावर का मतलब होता है, पावर का मतलब इंडेक्स ही होता है, ठीक है, एक ही बात है। जैसे एक्स प्लस वाई की पावर 2 है ना, एक्स प्लस वाई का इंडेक्स 2, इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं, 2 या 3 या 4, क्योंकि मैं इंडेक्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ना हमारी एनसीईआरटी बुक में ना इंडेक्स यूज़ किया हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इंडेक्स भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ। तो एक ऑब्जर्वेशन हमारी ये होगी, सही है। फिर मैंने कहा एक और ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, मैंने कहा और कुछ, मैं जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ ना आपको, ये सारी काम आएंगे अभी आपके, ठीक है ना, इसको जरूर लिख लेना। फिर मैंने देखा मैंने अभी आपको कहा ना, ये वाली दोनों भूल जाना, ठीक है ना, बाकी हम नीचे वाली की बात कर रहे हैं सारी। इन दोनों को भूल जाओ, ये दोनों है ना जो पहली, इन दोनों को भूल जाओ। मैंने देखा इन इन तीनों में देखो दोबारा, मैंने देखा एक्स की पावर जो है ना वो कम हो रही है हर में। देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट वाली टर्म में देखो एक्स की पावर 1 होगी, एक्स के ऊपर कुछ नहीं होता तो एक्स की पावर 1 होती है ना। फिर मैंने उसके बाद देखा यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, देखो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, तो एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं ना, वैसे लिख सकते हैं। देखो जैसे मेरे को बोला हुआ है वाई स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, वाई स्क्वायर एक्स 0, एक ही तो बात है।
तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने देखा पहले x की पावर 2 थी, फिर यहाँ पे देखो x की पावर 1 हो गई। एक तरह से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x 1y 2x 1y, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x की पावर 1 या y की पावर 1 है ये भी। मैंने देखा x की पावर 2 है पहले, फिर x की पावर 1 है, फिर यहाँ पे एक तरह से x की पावर 0 हो गई है। सही है ना? तो मैंने देखा हर एक टर्म में ना x की पावर कम होती जा रही है। सही है? तो इस चीज को मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ ऑब्जर्वेशन में, पावर ऑफ x कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये लिख सकते हैं हम, डिक्रीजिंग। सही है? एंड, और यहाँ पे लिखो एंड, फिर मैंने देखा, फिर मैं y पे आया, मैंने कहा y देखो यहाँ पे देखो, एक तरह से y की पावर 0 है, ऐसे देखो यहाँ पे ये जो चीज है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 0 प्लस 2x y, ठीक है, ऐसे प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 0, इस टर्म को समझो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है? तो देखो पावर एक्स तो मैंने देखा डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। मैंने कहा चलो ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है। फिर मैंने देखा वाई की पावर पे देखता हूँ क्या इसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है। मैंने देखा वाई की पावर पहले 0 थी, ठीक है, फिर 1 हो गई यहाँ पे, फिर 2 हो गई। मैंने कहा वाई की जो पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है। फिर आप लिखेंगे एंड पावर ऑफ वाई कीप ऑन इंक्रीजिंग, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। देन अब यही चीज देखो थर्ड में भी होगी, फोर्थ एक्स की पावर 4 में भी होगी, एक्स की पावर 5 में भी होगी, एक्स प्लस वाई की पावर 5, एक्स प्लस वाई की पावर 6, ये सब में होगी ये चीज लागू। देखो थर्ड में भी देख लो, एक्स की पावर एक एक कम होती जा रही है और वाई की पावर एक एक बढ़ती जा रही है। देखो एक्स क्यूब है यहाँ पे, फिर एक्स स्क्वेयर हो गया, फिर एक्स की पावर 1 हो गया, यहाँ पे एंड में एक्स की पावर 0 है। ये कुछ नहीं होता तो एक्स की पावर 0 होती है ना वो। देखो यहाँ पे एक्स की पावर कम होती जा रही है। अब वाई की देखो, यहाँ पे देखो एक तरह से वाई की पावर 0 है, एक्स क्यूब, इसके बाद वाई की पावर 0 है, देन ये वाई की पावर 1 होगी, देन ये वाई की पावर 2, देन वाई की पावर 3, तो वाई की पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन से मैंने एक चीज ये सीखी। ठीक है, फिर मैंने कहा और कुछ ऑब्जर्वेशन, अब इन ऑब्जर्वेशन निकाल के ना इनका यूज करेंगे हम। देखो फिर मैंने कहा एक और ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, कि मैंने देखा हर एक राइट साइड में देखो, बस पहले दोनों को छोड़ दो, पहले दोनों को छोड़ देना, भूल जाओ बिल्कुल ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। मैंने देखा हर एक राइट साइड में एक्स प्लस वाई की पावर 2 देख लो या 3 या 4, इसकी हर चीज किसी की राइट साइड में देखो, जो सम ऑफ पावर्स है ना, सम ऑफ पावर्स वो इस पावर के इक्वल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो, बताता हूँ, टेंशन मत लिया करो किस चीज की। मैंने देखा इसमें आ जाओ, अभी एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर में ही देखो। मैंने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई 0 था, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई 0 प्लस 2x1 y1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स 0। सही है, ऐसे लिख सकता हूँ ना। मैंने देखा हर एक टर्म में ना, हर एक मतलब राइट साइड वाली टर्म में, राइट साइड वाले इसमें एक्स की पावर और वाई की पावर को प्लस कर दो ना मैं, तो यही वाली पावर बनती है हमेशा। मैंने देखा इसमें देखो 2 और प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 हो गया है। मैंने देखा एक्स की पावर इधर 1 है, इधर वाई की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। मैंने देखा यहाँ पे वाई की पावर 2 है और एक्स की पावर 0 है, दोनों को सम किया, इसका भी 2 आ रहा है। मैंने देखा जो ये वाली पावर है ना 2, वो हमेशा इन दोनों टर्म्स की पावर का सम होता है। अब इधर ऐसी क्यूब में देख लो, मैंने देखा इसको मैं एक तरह से कैसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब वाई 0 लिख सकता हूँ ना, एक्स क्यूब वाई 0 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर वाई 1 प्लस 3x1 वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है ये, उसके बाद एक्स 0 लगा देता हूँ। अब देखो इसमें क्या देखा मैंने, एक्स की पावर 3 है और वाई की पावर 0 है, दोनों को प्लस किया, 3 प्लस 0 हो गया इज इक्वल टू 3। इधर प्लस किया तो 2 प्लस 1 हो गया, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1 है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। देन एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया ये भी। देन एक्स की पावर वाई की पावर 3 और एक्स की पावर 0, तो ये भी हमारा 3 आ गया, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। मैंने देखा अब ये देखो पावर हमारी 3 थी ना, तो इन दोनों का सम हमेशा 3 आ रहा है। मैंने एक और ये चीज भी ऑब्जर्व करी, तो इसको भी लिख देता हूँ। इसमें लिखेंगे इन ईच एक्सपेंशन, मतलब ये जो चीज है ना एक्सपेंशन होती है, राइट साइड वाली जो टर्म होती है ना सारी, ये एक्सपेंशन होता है सारा ये। इन ईच एक्सपेंशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन ईच एक्सपेंशन सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर ऑफ एक्स एंड वाई is same as the power of x plus y, is same as the power of x plus y। देखो मैंने क्या बोला,
इन ईच एक्सपेंशन, हर एक एक्सपेंशन में राइट साइड में सम ऑफ द पावर ऑफ एक्स एंड वाई, मैंने कहा सम ऑफ द पावर ऑफ एक्स एंड वाई मतलब एक्स की पावर और वाई की पावर का दोनों का सम वो हमेशा सेम होता है, या इक्वल भी कह सकते हो इसको, इज सेम एज या इज इक्वल टू द पावर ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की पावर क्या है 2, एक्स प्लस वाई की पावर क्या है 3। ठीक है, पावर की जगह आप हर जगह इंडेक्स भी लिख सकते हो, टेंशन मत लेना। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, सही है, अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में और कोई रिलेशन बना सकता हूँ। मैंने सोचा, मैंने देखा कि इसकी पावर यहाँ पे 0 है। जैसे देखो यहाँ पे लिखो इंडेक्सेस, यहाँ पे ना एक लिखो इंडेक्सेस लिख सकते हो या पावर्स लिख सकते हो, एक ही बात है, इंडेक्सेस। और यहाँ पे लिख दो कोफिशिएंट्स लिख दो एक बार। अब देखो कोफिशिएंट्स क्या होंगे, जैसे x का देखो इधर कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इधर y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है ना, ये लगा देना, किसी के आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ऐसे इसके आगे भी 1 हो गया और इसके आगे भी 1 हो गया, सही है। अब जैसे देखो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे मान लो कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 0, या कुछ भी मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है y की पावर 0, कुछ भी जो मर्जी मान सकते हो आप, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1 ही होती है ना, तो यहाँ पे हम किसी की पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखो इनमें कोफिशिएंट क्या हो गया, x की पावर 0 या y की पावर 0 का कोफिशिएंट 1 हो गया ना, 1 कोफिशिएंट हो गया। तो इसको ऐसे लिखो 1, सही है। और इंडेक्स क्या लिखना है आपने, इंडेक्स होती है पावर, तो पावर क्या थी यहाँ पे 0 पावर थी ना, तो 0 लिख दी मैंने यहाँ पे पावर, सही है। उसके बाद आओ, मैं सेकंड वाली लाइन में आया, इसमें जो ये वाली जो मैंने ये लिखवाई ना गाइस, ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिखवाई है, ये आप इनमें भी मान सकते हो, पहले दोनों में, बस इनका ज्यादा कोई यूज नहीं होता इसलिए हम लेते नहीं है इनको। ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ना, आप इसमें भी वेरीफाई करोगे ना, इसमें भी वेरीफाई हो जाएंगी ये वाली जो सारी ऑब्जर्वेशन है, बस हम इन दोनों को ज्यादा मानते नहीं है, ये तो बच्चों वाली टर्म्स है इसलिए इनको लेते नहीं, छोड़ ही देते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऑब्जर्वेशन इनको भी मान सकते हो, पहली दोनों को, ये सारी जो मैंने तीनों ऑब्जर्वेशन लिखाई है इन दोनों में भी प्रूव होंगी वो। ओके, तो अब देखो मैंने कोफिशिएंट लिखा 1, पहले की मैंने देखा पहले जो x प्लस वाई है इसकी पावर 0 थी, इसका इंडेक्स 0 था, तो कोफिशिएंट क्या रहा 1। ठीक है, फिर मैंने देखा x प्लस वाई की पावर 1 है ना, तो मैंने इंडेक्स की जगह लिखा यहाँ पे 1। ठीक है, फिर मैंने कोफिशिएंट में देखा, कोफिशिएंट में क्या क्या आ रहा है, एक 1 इधर आ रहा है, एक 1 इधर आ रहा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 और 1, सही है। देन अब देखो x प्लस वाई की पावर 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, सही है। फिर मैंने देखा क्या क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। अभी इसका यूज होगा, देखो मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर मैंने देखा 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, और क्या क्या आ रहा है, 1 2 1, 2 और 1 इधर आ गया, सही है बिल्कुल अभी तक तो। देन फिर मैं थर्ड वाली इसमें आया, एक्स प्लस वाई की पावर 3 जहाँ पे था, अब पावर 3 है तो इंडेक्स की जगह यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, सही है। तो यहाँ पे 3 में देखेंगे कोफिशिएंट 1 3 3 1 है ना, तो 1 3 3 1 लिख देते हैं, 1 3 3 और 1 लिख दिया यहाँ पे मैंने, सही है। फिर मैं 4 पे आया, एक्स प्लस वाई की पावर यहाँ पे 4 है ना, तो इंडेक्स की जगह यहाँ पे 4 लिख दिया, 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 4 6 4 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 4 6 4 और 1, सही है, इतना आ गया। फिर मैंने देखा, मैंने थोड़ा ना हिसाब किताब लगाया, जुगाड़ लगाया, मैंने कहा ये आ कैसे रहे हैं यार ये कोफिशिएंट्स, इनका कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, ये कैसे आ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, इसका भाई है, इसको ऐसे लिख दो, या ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, इसको अपने आप लिख दिया। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना, तभी तो आ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा हमने इनको बहन भाई बना दिया सबको। मैंने सोचा, मैंने देखा ये 1 है और ये 1 है, मैंने देख सबसे पहले तो देखो मैंने देखा साइड में तो सारे लेफ्ट आ रहे हैं, सॉरी साइड में तो सारे 1 आ रहे हैं, ठीक है, इस साइड भी देखो सारे 1, इस साइड भी देखो सारे 1। मैंने कहा जो साइड का तो चक्कर ही खत्म, मैंने कहा सबके साइड में 1 ही होगा, सही है ना, यहाँ सारे 1 आ रहे हैं, यहाँ सारे 1 आ रहे हैं। मैंने कहा जो जो हमारा पंगा डाल रहे हैं वो है बीच वाले नंबर्स, मैंने कहा इनका कुछ ना कुछ रिलेशन पक्का बनेगा। मैंने देखा ये 2 कैसे आ रहा है, इन दोनों को ऐड किया, 1 + 1 को ऐड किया और नीचे 2 आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये मैंने मैंने बस वैसे ही मैं अभी हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता नहीं है, आप समझो। फिर मैंने सोचा ये 3 कैसे आया होगा, मैंने देखा 1 + 2 इससे आ सकता है यार 3, सही है यार ये तो। मैंने कहा ऐसे कुछ जुगाड़ बन रहा होगा। फिर मैंने देखा 2 + 1, ये दोनों बीच वालों को प्लस करके ना, मैंने देखा नीचे वाला आ रहा है, दोनों बीच वालों को प्लस किया, मैंने देखा हमेशा नीचे वाला आ रहा है यार आंसर में।
फिर मैंने देखा इनमें देख लेते हैं, मैंने कहा अभी भी चलो मेरा पक्का नहीं है, फिर भी और सोचता हूँ। मैंने देखा ये 1 और 3 है, मैंने देखा इनका बीच वाला 4 है ना, तो मैंने कहा यार ये भी सही आ रहा है यार। फिर मैंने देखा 3 + 3 6 है, तो मैंने देखा हाँ यार ये भी नीचे सही आ रहा है इन दोनों को प्लस करके। फिर मैंने देखा 3 + 1 4 होता है, इन दोनों को प्लस किया, मैंने देखा हाँ यार ये नीचे वाला तो सही आ रहा है। मैंने कहा अच्छा ये एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है सही है। फिर मैंने समझ लिया, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। तो अब मैंने सोचा x + y की पावर अगर यहाँ पे 5 भी लिखा होता तो उसके क्या क्या कोफिशिएंट्स आते हैं यहाँ पे, मैंने निकाल के देखता हूँ। चलो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, जैसे मैंने मान लो ना x + y की पावर 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने देखा 5 इंडेक्स अगर मैंने 5 लिया तो कोफिशिएंट क्या आएंगे, मैंने कहा साइड में तो सारे 1 चल रहे हैं, मैंने कहा इधर भी 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा इन दोनों का सम करूंगा, नीचे लिख दूंगा। 1 + 4 क्या होता है 5, तो इसको 5 को बीच में यहाँ पे लिख दिया। मैंने कहा 4 + 6 क्या होता है 10, मैंने कहा 10 यहाँ पे लिख दूंगा। मैंने कहा 6 + 4 क्या होता है 10, मैंने कहा 10 यहाँ पे लिख दूंगा। मैंने कहा 4 + 1 क्या होता है 5, तो 5 इन दोनों के बीच में लिख दूंगा, मैं लिखना बीच में ही है, सही है ना। तो मेरा x + y की पावर 5 क्या आ गया, ये कोफिशिएंट्स आ गए। तो मैंने सोचा यार मेरे को अगर कोफिशिएंट मिल गए तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूँ। देखो कैसे, अब देखो इस ट्रायंगल का यूज कैसे हुआ, इस वाली चीज का यूज कैसे हुआ। देखो मान लो मुझे टीचर ने बोला कि x + y की पावर 5 निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैंने सारे कोफिशिएंट लिखे, ये जो सारे आए हैं 1 5 10 10 5 1 आया ना ये, तो मैंने सबसे पहले सारे कोफिशिएंट लिखे 1, फिर यहाँ पे प्लस लगाया, फिर 5, देन प्लस लगाया, देन क्या 10 10 10 5 1 10, फिर प्लस लगाया, सही है ना। इसके बाद ये आ जाएगा, रुको थोड़ा सा ना इसको कम स्पेस में लिखता हूँ, x + y की पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसके बाद यहाँ पे कुछ, फिर प्लस, इसके बाद यहाँ पे 5, देन इसके बाद यहाँ पे कुछ आ जाएगा, फिर मैंने देखा यहाँ पे प्लस का 10, फिर यहाँ पे कुछ, देन प्लस का 10, देन यहाँ पे कुछ, देन प्लस का 5, फिर यहाँ पे कुछ, देन प्लस का 1। अभी समझो मैंने क्या लिखा, मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या है 1 5 10 10 5 1 मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने सोचा अब देखो, अब बात आएगी ऑब्जर्वेशन पे, अब आ जाओ ऑब्जर्वेशन पे। मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 1 मोर देन द पावर ऑफ इंडेक्स ऑफ x + y। मतलब जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, एक ज्यादा होंगी। मतलब जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो 2 टर्म्स होंगी, यहाँ पे 2 लिखा है तो 3 टर्म्स होंगी, यहाँ पे 3 लिखा है तो 4 टर्म्स होंगी। मैंने कहा चलो अगर यहाँ पे 5 लिखा तो 6 टर्म्स होगी। मैंने कहा ये तो मेरा ठीक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स तो मेरी 6 ही आ रही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं आया पावर पे, पावर ऑफ x मैंने लिखा था कीप ऑन डिक्रीजिंग, और पावर ऑफ y कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। देखो पावर ऑफ x यहाँ पे जैसे पावर ऑफ 2 थी, ठीक है ना, पावर हमारी 2 थी, तो 2 पहले यहाँ पे 2 रही, फिर अगले में 1 हो गया x की पावर, फिर अगले में x की पावर 0 हो गई थी, ऐसे ही हुआ था ना। तो शुरू हमारी 2 से ही होती थी, जो यहाँ पे पावर है वो वहीं से, यहीं से पावर 2 शुरू होगी x की। तो मैंने कहा x की पावर कीप ऑन डिक्रीजिंग है, तो x की पावर को डिक्रीज कर देते हैं। टेंशन की किस बात की, x की पावर पहले 5 लिखा, x की पावर 5 लिख दिया। फिर क्या किया, यहाँ पे ना मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, x की पावर पहले 5 ले लिया मैंने, फिर x की पावर को डिक्रीज करना ना, तो अगले में मैंने x की पावर 4 कर दिया। टेंशन किस बात की। फिर अगले में मैंने x की पावर 3 कर दिया, फिर अगले में x की पावर 2 कर दिया, फिर अगले में x की पावर 1 कर दिया, फिर अगले में x की पावर 0 कर दिया। टेंशन किस बात की, ठीक है ना बिल्कुल। फिर क्या लिखा था मैंने, पावर ऑफ y कीप ऑन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है 0 से स्टार्ट कर दो, पहले में y की पावर 0 आ गया, सही है, फिर अगले में y की पावर 1 आ गया, फिर अगले में y की पावर 2 आ गया, अगले में y की पावर 3, y की पावर 4, y की पावर 5, सही है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। फिर मैंने सोचा थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन देखता हूँ कि इन ईच एक्सपेंशन सम ऑफ x एंड y इज सेम एज द पावर ऑफ x + y, कि इन दोनों का जो सम होगा पावर्स का वो इस पावर के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 5 और 0 है ना, तो 5 + 0 क्या होता है 5, 4 + 1 क्या होता है 5, 3 + 2 क्या होता है 5, 2 + 3 क्या होता है 5, 1 + 4 क्या होता है 5, 0 + 5 क्या होता है 5। मैंने कहा चलो ये तो ठीक आ गया। अब जो ये हमारा आंसर है ना, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। बस y की पावर 0 की हटा दूंगा मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, x की पावर 5 लिख दूंगा इसको मैं, 1 x की पावर 5 तो x की पावर 5 ही हुआ ना, देन प्लस यहाँ पे लिख दूंगा 5 x की पावर 4 y 1 लिख दूंगा, प्लस 10 x³ y², देन प्लस 10 x² y³, देन प्लस 5 xy की पावर 4, देन प्लस x की पावर 0 तो ना लिखो, एक ही बात है, देन यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 5। ये हमारा आंसर x + y की पावर 5 निकल गया, सही है ना। हमने क्या यूज किया, इसके कोफिशिएंट्स का यूज कर दिया, 1 5 10 5 5 1। ये मैंने कहा यार ये तो इजी बन गया हमारा, अगर मेरे को किसी तरह कोफिशिएंट पता लग जाए तो मैं ऐसे निकाल देता हूँ। बस बेसिकली मैंने कौन सी ऑब्जर्वेशन का यूज किया, जो सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन है ना, ये वाली,
इसका यूज करके आया, सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन आप यूज करोगे ना तो अपने आप ये पहली दोनों वेरीफाई अपने आप ही हो जाती है, पहली वाली दोनों ये सॉरी पहली वाली और तीसरी वाली ऑब्जर्वेशन आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, बस सीधा दूसरी वाली यूज करो, हमारा आंसर आ जाता है, वो अपने आप वेरीफाई हो जाती है पहली और तीसरी वाली। मैंने तो सिर्फ दूसरी वाली तो यूज की है, एक्स की पावर को मैंने कम किया और वाई की पावर को ज्यादा किया हर स्टेप में, सही है। तो मेरा सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन यूज करके ना मैंने देखा मेरा आंसर निकल जाता है हर बार यार। अब आप एक्स प्लस वाई की पावर 5 देखो ना, हमारा आंसर यही आता है हमेशा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही अगर मुझे एक्स प्लस वाई की पावर 6 निकालना होता, एक्स प्लस वाई की पावर अगर मुझे 6 निकालना होता तो मैं यहाँ पे फिर 1 लिखता, यहाँ पे फिर दोबारा 1 लिखता, फिर इन दोनों को सम करके नीचे कुछ लिख देता, ऐसे लिखता ना, जैसे यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे फिर 1 लगा देता मैं, यहाँ पे फिर एंड में 1 लगा देता, फिर इन दोनों का सम करो, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो फिर मेरे पास सारे कोफिशिएंट्स आ गए, एक्स प्लस वाई की पावर 6 भी निकाल दूंगा फिर यहाँ पे, सही है ना। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम यूज करके ऐसे हम मैंने देखा ऐसे हम ना सब कुछ निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वाई की पावर 6 7 10 20 निकाल सकते हैं हम। और जो ये जो हमारा चल रहा है ना, इस ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, ये किस मैथमेटिशियन ने दिया था, इसको कहते हैं हम पास्कल्स ट्रायंगल, ये ना हमारा मैथमेटिशियन था पास्कल, ठीक है, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पास्कल्स, इसको इस ट्रायंगल को नाम, इसको जो हमारा ये ऑब्जर्वेशन हुई है ना सारी है, इसको हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है देख लो, तो कभी भी पास्कल्स ट्रायंगल से क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे करना होता है, ठीक है, कोफिशिएंट लगा के इसको बाद ऐसे। अब हमारे पास्कल भाई साहब ने सोचा कि मैंने इतना तो बता दिया, चलो ठीक है, इससे हमारा सॉल्यूशन निकालना इजी तो हो गया, पर तब क्या होगा जब हमें सीधा बोला हो कि एक्स प्लस वाई की पावर 10 निकालो, एक्स प्लस वाई की पावर 20 निकालो, तब क्या होगा, कह रहा अभी दिक्कत तो अभी भी आ रही है, कह रहा अगर मुझे बोला हो एक्स प्लस वाई की पावर 10 निकालो यहाँ पे, तो कह रहा है पास्कल भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे पहले 0 से लेकर 10 तक सारा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर मुझे कोफिशिएंट्स मिलेंगे, कोफिशिएंट मिलने के बाद तब मैं करूंगा। कह रहा अभी भी दिक्कत आ रही है, तो ये तो अभी भी बहुत लंबा हो रहा है। ये पास्कल भाई साहब ने सोचा अगर मुझे डायरेक्ट कोफिशिएंट्स मिल जाए, डायरेक्ट सीधा, जैसे ही मैंने डायरेक्ट लिखा ना यहाँ पे 1 5 10 10 5 1, यहाँ पे देखो लिखा मैंने 1 5 10 10 5 1, पास्कल भाई साहब ने सोचा हमारे, कह रहा अगर मुझे डायरेक्ट कोफिशिएंट्स मिल जाए तो मेरा आंसर और ईजी हो जाएगा यार, पर अभी तक तो यार दिक्कत आ रही है। उन्होंने ये सोचा, तो उन्होंने कहा अगर मुझे डायरेक्ट किसी तरह कोफिशिएंट मिल जाए ना, किसी तरह डायरेक्ट कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला मिल जाए डायरेक्ट ये, तो मैं और इजीली बता दूंगा यार। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा जैसे देखो, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे इंडेक्सेस, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, इंडेक्स, इंडेक्स एंड यहाँ पे कोफिशिएंट, सही है। उन्होंने सोचा 0 इंडेक्स है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, पर ये 1 कैसे आ रहा है, उन्होंने सोचा इंडेक्स का मतलब होता है गाइस n, ठीक है ना, n, n का मतलब क्या है, जैसे देखो, जैसे हमें लिखा हो a प्लस बी की पावर n, पेंसिल कहाँ गई, a प्लस बी की पावर n, ठीक है, या x प्लस वाई की पावर n, ठीक है, n मतलब है ये पावर, जो हमने सारी पावर्स लिखी है ना 0 1 2 3 4, n का मतलब ये है, ठीक है। इंडेक्स का मतलब n भी कह सकते हो या पावर भी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, सही है। तो उन्होंने सोचा अगर मेरा n 0 है तो कोफिशिएंट आ रहा है 1, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि जब मेरा n 1 है तो मेरा कोफिशिएंट आ रहा है 1 1, ऐसे आ रहा है ना। तो उन्होंने इसका कुछ फॉर्मूला निकालना चाहा, उन्होंने सोचा जैसे देखो अब यहाँ पे 2 लिखो, फिर आ रहा है 1 2 1, ठीक है ना, 1 2 1, फिर जब 3 है तो 1 3 3 1 आ रहा है, जब हमारा कोफिशिएंट इंडेक्स 3 है, n की वैल्यू जब 3 है यहाँ पे, तो हमारा आ रहा है 1 3 3 1 1 3 3 1। उन्होंने कहा यार इसका कुछ फॉर्मूला भी तो होगा यार, ये जो मैं निकाल रहा हूँ इसका कुछ फॉर्मूला हो रहा है होगा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं 1 को NC0 लिख दूं, मतलब 0C0 NC0, जैसे ऐसे होता था ना NC0। अच्छा हाँ यार मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, देखो इससे पहले ना देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, 3 4 जो हमने पहले पढ़े भी हुए हैं और बता भी रहा हूँ मैं आपको क्या फॉर्मूला है। देखो हमने चैप्टर 7 में कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले नहीं पढ़े थे, वही बता रहा हूँ। देखो एनसीआर क्या होता था हमारा, ये सारे फॉर्मूला जो हमने चैप्टर 7 में पढ़े थे वो सारे यूज होंगे अब, ठीक है ना। एनसीआर क्या होता था हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू में r का फैक्टोरियल, यही होता था ना एनसीआर का फॉर्मूला। और क्या होता था हमारा एन सी आर इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, एन सी एन माइनस आर, ये दोनों भी इक्वल होते थे। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड हो गया। ये दो फॉर्मूला तो मैंने आपको चैप्टर 7 में अच्छे से बताए थे, मैंने आपको ये भी बताया था ये दोनों फॉर्मूला पूरी चैप्टर 7 में यूज होंगे, ठीक है ना, 7.4 में और मिसलिनियस वगैरह में। तो ये दोनों तो हमने वहां पे यूज कर लेते हैं। अब ये जो और फॉर्मूलाज है ना कॉम्बिनेशन के, वो इसमें भी यूज होंगे, 3 4 और फॉर्मूलाज हैं, इनको भी अच्छे से ध्यान रख लेना।
एन सी जीरो जो होता है ना गाइस, एन सी जीरो इज इक्वल टू होता है हमारा एन सी एन के, और दोनों जो होते हैं ना इज इक्वल टू वन होते हैं। मतलब एन सी जीरो भी वन होता है हमारा और एन सी एन भी वन होता है। मतलब क्या है, अगर कॉम्बिनेशन करें हम किसी भी टर्म का, जैसे 3C3 या 3 में से 3 का कॉम्बिनेशन करें या 4 में से 4 का करें, मतलब यहाँ पे भी सेम हो और यहाँ पे भी सेम हो ना, तो हमारा आंसर वन ही आता है। और अगर यहाँ पे कुछ भी हो और यहाँ पे जीरो आ रहा है ना नीचे आर की जगह, मतलब यहाँ पे आर की जगह अगर जीरो आ रहा है तो हमारा आंसर तो भी वन ही आता है। ठीक है ना, एन सी जीरो एन सी एन दोनों वन हो गए, सही है। और एक और फार्मूला हमारा क्या होता है, एन सी वन इज इक्वल टू एन होता है हमारा, और ये एन सी एन माइनस वन भी हमारा एन ही होता है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूलाज लर्न कर लो, ये तो दोनों आपको अभी तक पता ही होंगे, जो पहले दोनों है ये। उसके बाद ये क्या है, एन सी जीरो और एन सी एन इक्वल होते हैं वन के, सही है। और एन सी वन इज इक्वल टू एन होता है और एन सी एन माइनस वन इज इक्वल टू एन होता है। ठीक है, लर्न नहीं हो रहे कोई टेंशन मतलब, जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, कई बच्चों को ना एकदम से लर्न नहीं होते, जब हम क्वेश्चन करते हैं बार बार फॉर्मूला देखते हैं ना, तो हमें लर्न अपने आप हो जाते हैं। एक दो तो अभी तक आपको लर्न हो गए होंगे ना, ये देखो जैसे ये दोनों दोनों अभी तक आपको पता होंगे, और ये वाला आपको लर्न हो गया होगा, एन सी जीरो जिसके नीचे जीरो हो, अगर आर की जगह यहाँ पे जीरो हो तो हमारा आंसर वन आता है। और जब जब हमारे ऊपर और नीचे वाला सेम होता है तो भी हमारा आंसर वन आता है। इतना तो अभी आपको लर्न ही हो गया होगा। ये दोनों लर्न नहीं हो रहे तो हम क्वेश्चन ना करते करते लर्न हो जाते हैं कई फॉर्मूलाज, तो तब देखेंगे इसे। तो इन्होंने पास्कल भाई साहब ने कहा ये जो हमारे सारा फॉर्मूलाज है, मैं इनका ना यूज करता हूँ, किसी तरह ना एक फॉर्मूला बनाता हूँ कि किसी तरह मुझे डायरेक्ट कोफिशिएंट मिल जाए। तो अगर जैसे मुझे डायरेक्ट कोफिशिएंट मिल जाएंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जैसे मुझे यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 10 पूछा हो तो मुझे इतना बड़ा ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा ना 10 तक, अभी तो 6 तक ही बनाया है, फिर मुझे 10 तक बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। अगर यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 20 पूछा हो मुझे, तो मुझे तो यहाँ पे 20 तक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, कितना सारा ट्रायंगल हो जाएगा। मुझे कोफिशिएंट्स निकालने के लिए इतना बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं यार, अभी मैं कुछ गलती तो कर रहा हूँ। फिर उन्होंने सोचा मैं ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकालता हूँ कि जिससे मुझे डायरेक्ट कोफिशिएंट्स मिल जाए ये वाले सारे। तो उन्होंने क्या सोचा, ये जो मेरे पास ट्रायंगल में आ रहे हैं इससे क्या बना सकता हूँ यार मैं। उन्होंने सोचा जैसे वन को मैंने मान लिया, जो मेरा ये इंडेक्स है ना एन, एन की वैल्यू है जहाँ पे भी, ये भी हमारी जो एन की वैल्यू होगी, इन्होंने सोचा इसको मैं मान लेता हूँ 0C0, सही है, क्योंकि 0C0 हमारा वन होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, देख लो ये चीज। NCN ऊपर वाला भी सेम और नीचे वाला भी सेम, हमेशा आंसर वन आएगा। और ऊपर वाला कुछ भी हो, अगर नीचे वाला जीरो हो तो भी आंसर वन आएगा। तो देखो ऊपर वाला सेम और नीचे वाला सेम, उन्होंने कहा कि यहाँ वन आ रहा है। और यहाँ पे जो ये वैल्यू ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये जीरो लिया इन्होंने इन्होंने इससे उठाया, ये एन से, इंडेक्स से। उन्होंने कहा कि अगर जब हमारा ये यहाँ पे वन है, ये इसमें जो ना इंडेक्स जब वन है, अब इसकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंडेक्स तो जो मेरा इंडेक्स है ऊपर वो एन की वैल्यू आएगी वन, इसको मैं ले सकता हूँ 1C0 जीरो, और ये हो गया 1C1। मतलब जीरो, ये हमेशा स्टार्ट कर रहे हैं पास्कल वाइस जो हमारे, वो स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से और वन तक जा रहे हैं। और जो ऊपर एन की वैल्यू है ना, जो हम ऐसे लिखते हैं ना NCR, जो ऊपर एन की वैल्यू है वो ये वाली चल रही है, जो इंडेक्स है हमारा ये है। तो यहाँ ऊपर की वैल्यू वन चल रही है और नीचे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो फिर वन। फिर उन्होंने सोचा यहाँ पे अब टू आ गया तो एन की वैल्यू टू हो गई, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं, 2C0 2C1 और 2C2, ऐसे हो गया। तो इन्होंने देखा यार ये सारी वैल्यूज यही आ रही हैं जो ये बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 2C1 जब आप करोगे तो हमारा 2 होता है, जब आप 2C0 करोगे तो हमारा 1 होता है। देखो मैंने आपको बताया जिसके भी नीचे अगर जीरो, किसी के भी नीचे अगर जीरो तो हमारा आंसर 1 ही आता है। देखो जीरो, किसी के नीचे जीरो, आंसर 1। और अगर ऊपर और नीचे वाले सेम है तो आंसर 1 ही आएगा, वो तो ऑब्वियस है, सही है। तो ये देखो जीरो वाले देखो सारे 1 आ रहे हैं यहाँ पे। फिर इन्होंने कहा 2C1 जो आया हमारा, ये 2C1 का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला लगाओ आप यहाँ पे जरा, 2C1 निकालो, ये NCR का ये वाला फॉर्मूला लगाओ NCR, तो यहाँ से 2C1 निकालो तो देखो क्या आएगा, n की जगह 2 डाल दो, 2 फैक्टोरियल अपॉन में r की जगह क्या डालना है, 1 डालना है ना, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1, सही है। 2 - 1 इंटू में r का फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, 2 फैक्टोरियल 2 × 1, सही है। और ये 2 - 1 1 का फैक्टोरियल अपॉन में, सॉरी इंटू में 1 का फैक्टोरियल, तो ये 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ये तो इसको लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो 2 × 1 हमारा आंसर 2 ही आ गया ना, 2 ही आ गया। तो देखो ये आंसर 2 ही था हमारा। तो इस चीज को इन्होंने कहा कि इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। अब ऐसे ही देखो यहाँ थर्ड वाले में जिसमें इंडेक्स 3 है, तो इन्होंने सोचा इसमें मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जो जो हमारा n होगा वो तो ये वाली वैल्यू होगी जो हमें, मतलब यहाँ पे जो हमें दिया होगा ना, जैसे हमें क्वेश्चन बोला हुआ x प्लस वाई की पावर 10 निकालो, तो हम यहाँ से n की वैल्यू 10 लेंगे। यहाँ पे अगर मुझे बोला हो x प्लस वाई की पावर 3 निकालो, तो मैं n की जगह यहाँ पे 3 ले रहे हैं, सही है ना, 3C0। फिर ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3C1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3C2,
इसको हम लिख सकते हैं 3C3। 0 से लेके आगे तक जाई जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप देखो 3C1 की वैल्यू निकालोगे ना तो ये 3 आएगी, चाहे आप निकाल के देख लो, आपकी मर्जी है। 3C1, अब 3C2 की वैल्यू निकालोगे वो भी 3 आएगी, सही है। अब ऐसे ही अगर मुझे 4 दिया होता है यहाँ पे इंडेक्स, अगर मुझे 4 बोला, मुझे बोला x प्लस वाई की पावर 4 निकालना है मुझे, और मुझे अगर डायरेक्ट कोफिशिएंट पता करना है, ये जो तरीका है ना कोफिशिएंट निकालने का, ये जो ट्रायंगल वाला तरीका है ना पास्कल्स ट्रायंगल, ये सिर्फ कोफिशिएंट निकालने का। और कोफिशिएंट के साथ अगर हमें ये x की पावर 5 ये चाहिए, ये तो हमने ऑब्जर्वेशन से पता लगा ही लिया ना कि x की पावर डिक्रीज करनी है, y की पावर इंक्रीज करनी है। बस मुझे कोफिशिएंट पता लग जाए ना, अगर किसी भी तरह कोफिशिएंट पता लग जाए तो मैं फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। कोफिशिएंट देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, पहले 1 लिखा था, फिर 5 लिखा था, फिर 10 लिखा था ना, उसके बाद मैंने क्या किया था, x की पावर को कम कर दिया था सारी जगह और y की पावर को बढ़ा दिया था, मेरा आंसर आ गया था, सही है ना। अब देखो 4 में क्या था, 4 में हमारा कोफिशिएंट था 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा एंड में, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 4 1 4 6 4 1, सही है। तो अब देखो ये कैसे आ जाएगा, आ जाओ दोबारा पेंसिल पे। 1, अभी देखो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, 4C4, सही है। तो इन्होंने ये तरीका अपनाया, इन्होंने कहा यार मेरा ना कुछ फॉर्मूला बन रहा है ये, कि अगर देखो मुझे 4 निकालना है, अगर मुझे जैसे इंडेक्स 4 दिया हुआ है, यहाँ पे इंडेक्स अगर मुझे 4 दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इन्होंने ऐसे सोचा, अगर हमें बोला हुआ क्वेश्चन में कि इंडेक्स हमें x प्लस वाई की पावर 4 निकालना है, सही है, ऐसे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो इन्होंने कहा मैं ऐसे लिख दूंगा यार 4, मेरे को सीधा ये सारा ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मेरे को पता है मुझे n की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 दी हुई है ना, n की वैल्यू 4 दी हुई है, तो मतलब 4 मुझे n की वैल्यू 4 रखनी है यहाँ पे सारी जगह कॉम्बिनेशन में। तो मैं क्या करूंगा, इन्होंने सोचा मैं ऐसे लिख दूंगा 4C0, सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे x की पावर मतलब कम होती जाएगी और y की पावर बढ़ती जाएगी, ऐसे होगा। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दी इन्होंने कहा प्लस लिखता हूँ, फिर उन्हें लिखता हूँ यहाँ पे 4C1 है ना, तो 4C1 लिखता हूँ, सही है। इन्होंने कहा फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ, फिर लिख देता हूँ 6 की जगह यहाँ पे क्या लिखना है 4C2, फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी, फिर लिख दिया 4C3, फिर यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी, फिर यहाँ पे लिख देंगे 4C4, सही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखो अब इन्होंने क्या समझ लगाई, जीरो से लेके एंड तक बढ़ते जाना, और कहाँ तक बढ़ना है, जो ये पावर है, सही है, जो हमारा इंडेक्स है ये एन की वैल्यू, और स्टार्ट कहाँ से करना है 4 से ही, ठीक है ना। एन की वैल्यू मतलब 4 रहेगी, और जीरो को कहाँ तक लेके जाना है, 0 1 2 3 4 तक ही लेके जाना है। ओके, अब देखो हमारा ये तो आ गया, सही है। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, एक्स की पावर को हमने एक एक कम करते जाना होता है ना। देखो पावर ऑफ एक्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, पावर ऑफ वाई कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे पावर ऑफ एक्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, मतलब पावर ऑफ एक्स हमें पावर ऑफ एक्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, सॉरी। तो एक्स की पावर को हर एक स्टेप में डिक्रीज करना है हमें। सबसे पहले एक्स की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पे, सही है, एक्स की पावर 4 आ गई, 4 से स्टार्ट करना है हमें। फिर एक्स की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, एक एक कम करते रहो बस। फिर एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1, फिर यहाँ पे एक्स की पावर 0, सही है, यहाँ पे एक्स की पावर 0। देन y की वैल्यू को, y की पावर को एक एक इंक्रीज करना होता है, तो 0 से स्टार्ट कर दो, एक एक इंक्रीज करते रहो। y की वैल्यू, y की पावर 0, 1 2 3, और यहाँ पे y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे, सही है। तो ये हमारा आ क्या जाएगा, इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया, ये हमारा आ जाएगा 4C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी की पावर किसी की भी वैल्यू यहाँ पे नीचे 0 हो तो हमारा क्या आता है 1, तो x की पावर 4 प्लस ये y की पावर 0 है, तो इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। देन प्लस 4C1, अब 4C1 को अब इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, एनसीआर वाले फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे ना तो हमारा 4 आंसर आएगा, चाहे आप निकाल के देख लो। 4C1 को सॉल्व करोगे तो 4 आंसर आएगा, तो 4x³ y1 हो गया, y की पावर 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। देन प्लस 4C2 की वैल्यू क्या होती है, हमारा जो 4C2 होता है वो हमेशा 6 होता है, आप चाहे निकाल के देख लो, 6 आएगा हमारा, 6x² y²। देन प्लस 4C3 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। आपको ये निकाल के दिखानी है ना, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको निकाल के दिखानी है। यहाँ पे क्या जाएगा, x की पावर 1 है तो x को ऐसे लिख दो, y की पावर 3। देन 4C4 आ गया, ये 4C4 की वैल्यू क्या आएगी, जब मैंने कहा ऊपर भी सेम हो और नीचे भी सेम हो तो हमारा आंसर 1 आता है, तो प्लस का क्या हो गया 1, और x की पावर 0 और y की पावर 4 है, तो x की पावर 0 तो ना लिखो, टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि 0 तो 1 ही होता है x की पावर 0। तो बाकी क्या बचा हमारा, y की पावर 4 बचा ना, ये y की पावर 4 है, यहाँ पे y की पावर 4, तो y की पावर 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे।
सही है। तो मेरा देखो यही यही आंसर तो है एक्स प्लस वाई की पावर 4 का, जो यहाँ पे आया था। एक्स प्लस वाई की पावर 4 क्या आया था, एक्स की पावर 4, 4x क्यूब वाई, 4x क्यूब वाई, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x वाई क्यूब, 4x वाई क्यूब, प्लस 1 वाई की पावर 4, वाई की पावर 4। यही तो आंसर है। अब देखो इधर मैंने क्या किया था, इतना सारा आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था। तो मैंने आपको बहुत सारा मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाया था, ये देखो कितना सारा मैंने आपको सारा मल्टीप्लाई करके दिया था। कितनी देर लगी थी मुझे करने में, कितना टिपिकल हो गया था ये। तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हमें। उन्होंने ये चीज बताई हमें, सीधा कोफिशिएंट निकालो और आंसर निकालो, कोफिशिएंट लगाओ और आंसर निकालो डायरेक्ट। ये चीज बताइए। अगर हमें यहाँ पे एक्स प्लस वाई की पावर 5 बताया होता, एक्स प्लस वाई की पावर अगर हमें यहाँ पे 5 बोला होता, ठीक है, मैं आपको पूरा ढंग से बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में हल्की सी भी दिक्कत ना आए, चाहे मुझे इसमें 2 घंटे लग जाए बेसिक बताने में, मैं आपको पूरा ढंग से बेसिक बताऊंगा ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना आए। अगर मुझे बोला होता एक्स प्लस वाई की पावर 6, तो मैं कैसे निकालता, या जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, अब मैंने मान लिया यहाँ पे 4 की, चलो 5 मान लो भी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 20 कुछ भी, तो मेरा कैसे निकलता, मैं शुरू करता 5 से, यहाँ से, तो 5C0 हो गया, देन यहाँ पे कुछ जगह छोड़ देता प्लस 5C1, फिर कुछ जगह छोड़ देता फिर 5C2, फिर कुछ जगह छोड़ देता 5C3, फिर कुछ जगह छोड़ देता 5C5, ऊपर आ जाएगा C और 4 हो जाएगा, ये 3 है ये 4, ऐसे भी यहाँ प्लस प्लस जरूर लगाते जाओ, सही है। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी थी, देन प्लस 5C5 हो गया ये हमारा, सही है। 5 जैसी आर की वैल्यू इस तक आ जाए ना, इस वैल्यू तक पहुंच जाए, वहीं छोड़ दिया करो। उसके बाद क्या होगा, एक एक्स की पावर कम करती रहनी है और वाई की पावर एक बढ़ाते रहनी है। तो बढ़ा देंगे, कैसे बढ़ा देंगे, एक्स की वैल्यू को एक एक कम करते जाओ। सबसे पहले इससे स्टार्ट करो, एक्स की पावर 5 हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, सही है। इधर एक्स की पावर 3 हो गया, फिर एक्स की पावर 2 हो गया, फिर एक्स की पावर 1 हो गया, फिर यहाँ पे एक्स की पावर 0 हो गया। टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। जीरो तो हमें जाना 0 तक है और स्टार्ट भी 0 से ही करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट 0 से करेंगे, वाई की पावर 0, फिर वाई की पावर 1, वाई की पावर 2, वाई की पावर 3, यहाँ वाई की पावर 4 और यहाँ वाई की पावर 5, हमारा आंसर डायरेक्ट। बस अब यहाँ पे 5C0, 5C1, 5C2 की यहाँ पे सारी जगह वैल्यू डालो और आंसर निकाल दो, ये हमारा आंसर हो गया एक्स प्लस वाई की पावर 5। ठीक है। अब देखो मैंने आपको इतना सब ये बताया, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, मैंने आपको ना बस ये जो 2 चीजें है ना, ये जो 2 चीजें, ये निकालने के लिए मैंने आपको इतना सब कुछ बताया। अब इससे हमारा मीनिंग क्या निकला, तात्पर्य क्या निकला, ठीक है, वो अब वो समझो, वो हमारे काम आएगा। ये सब कोई काम नहीं आएगा, बस ये आपको दिमाग में बिठा के तो रखना है। पर अब इन सब से मीनिंग क्या निकला हमारा, वो काम में देखो वो क्या आएगा। मैंने आपको क्या समझाया, एक्स प्लस वाई की पावर जितनी होगी उससे स्टार्ट करना है, 4C0, और ये नीचे जाएगा, जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो ये हमारा एक्स प्लस वाई की पावर होगी ना, ये n होती है, एक्स प्लस वाई की पावर n, तो ये हमारा NC0 हो गया, NC1 हो गया, NC2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। और जाना ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, 4 तक है। और आगे तक मत चले ना, NC5 यहाँ 5 तक मत चले जाना। 5 किस में जाएगी, जब यहाँ पे 5 होगा, एक्स प्लस वाई की पावर 5 था ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ 5 तक गई, NC5 तक गई है, सही है। और यहाँ पे अगर एक्स प्लस वाई की पावर 6 होता तो 6C6 तक जाती फिर, ठीक है। ऊपर वाले हमेशा सेम ही रहेंगे, जो n की वैल्यू है ना, ये ये सारे हमेशा सेम ही रहेंगे, जो पावर है हमारी एक्स प्लस वाई की। यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई की पावर 5 है तो सारी जगह 5 ही चले, जो बदलेगा वो r की वैल्यू है, ये 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे, समझो, ये समझो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इस सम से तात्पर्य क्या निकला, हमने क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे एक्स प्लस वाई की पावर 4 ही लो अभी, 4C0 4C1, हमें ये सब लगाना आ गया, सही है। फिर हमने क्या करा, एक्स की पावर को एक एक कम किया, वाई की पावर को एक एक बढ़ाया और हमने आंसर निकाला। ये चीज बस हमें याद रखनी है, एक्स की पावर को एक एक कम, वाई की पावर को एक एक ज्यादा और हमारा आंसर। अब जो मैंने आपको यही चीज बताई है, यही बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, हमने ये देखो अभी हमने क्या निकाला, एक्स प्लस वाई की पावर 4 निकाली है, एक्स प्लस वाई की पावर 5 निकाली है, ठीक है। ऐसे हम एक्स प्लस वाई की पावर 6 भी निकाल सकते थे। बाइनोमियल थ्योरम हमारी क्या है, तो जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है ना, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि एक्स प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला क्या है, वो ना जनरल फॉर्मूला बताती है। जैसे अभी हमने क्या निकाला, एक्स प्लस वाई की पावर 4 निकाला, या हम एक्स प्लस वाई की पावर 5 निकाल दिया हमने, एक्स प्लस वाई की पावर 3 भी निकाल सकते हैं। पर जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है वो ना n का फॉर्मूला बताती है, मतलब एक्स प्लस वाई की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा। देखो अब इसका n का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, एक्स प्लस वाई की पावर n का, इससे ना मैच करो। देखो मैंने आपको बताया, हर किसी में जो भी हमारा n होता है ना, ये n की वैल्यू इधर 4 थी, तो वो सारी जगह सेम होता है। मैंने आपको बताया 4C0 4C1 4C2, तो मैंने कहा जो यहाँ पे n की वैल्यू है, यहाँ पे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ NC0, सही है। फिर अगले स्टेप में NC1, फिर अगले स्टेप में NC2, देन अगले स्टेप में NC3, फिर अगले स्टेप और भी कर सकते हो, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा।
देन एंड में प्लस क्या हो जाएगा एन सी एन, सही है। उसके साथ में कुछ, अब एन सी एन क्यों लिखा मैंने और कुछ क्यों नहीं लिखा, एन सी एन का मतलब देखो क्या है, मेरे एंड में देखो यहाँ पे क्या आता था 4C4 आया, ठीक है। अब ऐसे ही देखो इसमें x प्लस वाई की पावर 5 में एंड में क्या आया था 5C5 आया था, मतलब एन सी एन ही तो आ रहा है ना, जो हमारी ये वाली वैल्यू थी, जो हमारी ये वाली वैल्यू है वही नीचे आ रही है, x प्लस वाई की पावर 5 था ना, तो वही नीचे आ रहा 5, तो मैं इसलिए मैं 5 तक ले गया, एन सी एन तक ले गया। अब यहाँ पे हमारी n तक है, x प्लस वाई की पावर n है, तो मैं इसको n तक ले गया ना, सही है। तो देखो इतना तो हमारा हो गया, ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम का एक स्टेप तो हो गया। अब इसके बाद पूरा करने के लिए क्या मैंने आपको क्या बताया, पहले वाला स्टेप याद कर लो, x की पावर को एक एक कम करना है, y की पावर को एक एक ज्यादा करना है बस हर स्टेप में। अब देखो x की पावर, देखो x प्लस वाई की पावर इधर 4 थी, तो मैंने 4 से स्टार्ट किया था, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, यहाँ तक स्टार्ट किया था ना मैंने, ऐसे स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे 4 है तो 4 से स्टार्ट करना है, अब यहाँ पे n है तो मुझे n से स्टार्ट करना पड़ेगा, x की पावर n, सही है। अब अगले स्टेप में एक कम करने हैं, जैसे देखो यहाँ पे 4 थी, फिर 4 में से एक कम किया, x की पावर 3 हो गई, फिर 3 से एक कम किया, x की पावर 2 हो गई। अब एक एक कम कर दो, x की पावर n है तो x की पावर n माइनस 1 कर दो, एक एक कम कर दो n माइनस 1। इस वाले स्टेप में x की पावर n माइनस 2 हो जाएगी, अगले वाले स्टेप में x की पावर n माइनस 3 हो जाएगी, अगले वाले स्टेप में x की पावर n माइनस 4 हो जाएगी, सही है। ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पे एंड में जाके क्या होगा, x की पावर n माइनस n हो जाएगी। n माइनस एन मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि देखो यहाँ पे एंड में देखो हमारा x की पावर 0 आता है, एंड में देखो x प्लस वाई की पावर 4 में भी एंड में x की पावर 0 है, और x प्लस वाई की पावर 5 में भी एंड में देखो x की पावर 0 है, एंड में हमेशा हमारा x की पावर 0 आता है। तो 0 लाने के लिए मुझे n में से कितना माइनस करना पड़ेगा, देखो और स्टेप में मैं n में से ही तो माइनस कर रहा हूँ, n माइनस 1, n में से 2 माइनस किया, फिर n में से 3 माइनस किया, तो यहाँ पे मुझे n में से कितना माइनस करना पड़ेगा, n ही तो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा ना। तो एंड में यहाँ पे x की पावर 0 आ गया, सही है। अब यहाँ पे y की वैल्यू एक एक बढ़ाते जाओ, सबसे पहले आ जाएगा y की पावर 0, फिर आ जाएगा y की पावर 1, फिर आ जाएगा y की पावर 2, फिर आ जाएगा y की पावर 3, सही है। फिर एंड में क्या आ जाएगा y की पावर n। n क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो हर स्टेप में देखो x प्लस वाई की पावर 5 में यहाँ पे क्या आया था, y की पावर 4 था, यहाँ पे देखो x प्लस वाई की पावर 5 में एंड में क्या था, y की पावर 5, तो ये वाली वैल्यू यहाँ तक जाके खत्म हो जाती है y की पावर 5 तक, सही है। तो अब यहाँ पे n है तो यहाँ पे y की पावर n नहीं आ जाएगा। तो ये होती है हमारी बायनोमियल थ्योरम, ये चीज होती है ना बायनोमियल थ्योरम, बस हमारी जनरल फॉर्मूला बताती है, करना हमें ऐसे ही है, जैसे x प्लस वाई की पावर 4 है तो हमें करना ऐसे ही है, बस ये एक हमें जनरल फॉर्मूला बताती है। इसका यूज कहाँ होता है, जैसे जब हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा ना, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, ये वाला x प्लस वाई की पावर n, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, हमें टीचर को बताना पड़ेगा कि ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, फिर इसका हम यूज करके क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है बायनोमियल थ्योरम का। अब इसको बंदे क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे, क्योंकि पेपर में इतना बड़ा, आप इतना बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लगेंगे 10-5 सेकंड ही, पर कई बच्चे इसको भी शॉर्ट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे, x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखेंगे, मैंने देखा हर देखो हर स्टेप में ना प्लस हो रहा है, ये इससे प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सारे प्लस हो रहे हैं। तो जब भी प्लस होता है ना, सारी चीजें प्लस हो रही होती है, तो हमारा ना समीशन का साइन लगता है सिग्मा का, तो मैंने ये सिग्मा लगा दिया, सही है। फिर मैंने देखा हर स्टेप में देखो इसमें NC 0 है, फिर NC 1 है, फिर NC 2 है, मैंने देखा n तो हर जगह सेम ही रह रहा है, सही है, तो मैंने यहाँ पे n लगा दिया, सही है, हर जगह क्योंकि n तो सेम ही है। फिर c भी सेम ही है, c भी जगह में फिर मैंने सेम लगा दिया। फिर मैंने कहा r की वैल्यू चेंज हो रही है, देखो हमारे जैसे NCR होता है ना, ऐसे लिखते हैं NCR, ऐसे लिखते हैं ना NCR, तो r की वैल्यू, ये r की वैल्यू यहाँ 0 है, फिर r की वैल्यू यहाँ 1 है, फिर r की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हर जगह r की वैल्यू एक एक बढ़ रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, NCR लिख दिया, सही है, NCR लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सबमिशन में यहाँ बता दिया कि r की वैल्यू जो है ना, वो 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। देखो n तक नहीं जा रही r की वैल्यू, देखो यहाँ पे n आ रहा है, इस चीज पे देखो n है हमारा, तो r की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है, मैंने यहाँ ये सबमिशन के ऊपर कंडीशन में बता दिया, सही है। फिर क्या होता है यहाँ पे इनटू में, देखो अब NCR का तो सारा चीजें होगी, हमारी NCR कंप्लीट हो गया, अब हमारा बचा x की पावर n और y की पावर, मतलब x की पावर बची और y की पावर बची। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो हर स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, x की पावर में से एक एक माइनस हो रहा है, तो मैंने क्या करा, x की पावर n में से एक एक माइनस करना, एक एक माइनस का मतलब मैंने r लगा दिया। देखो सबसे पहले r की वैल्यू यहाँ पे 0 है, फिर देखो यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, देखो अब मेरे जहाँ जो मेरी r की वैल्यू 1 है ना, उतना उतना माइनस हो रहा है। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन, इसमें बाइनोमियल थ्योरम में r की वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 है, तो मेरा n में से 1 माइनस हो रहा है, r की वैल्यू मेरी यहाँ पे 2 है, तो मेरा n में से 2 माइनस हो रहा है। अब मेरी यहाँ पे देखो r की वैल्यू 3 है, तो n में से मेरा 3 माइनस हो रहा है, सही हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ पे देखो मेरा r की वैल्यू n है, तो n माइनस हो रहा है, n में से n माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरा मैंने क्या करा, n माइनस r कर दिया। देखो r की वैल्यू, जो भी मेरी r की वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मेरी r की वैल्यू 2 होगी, तो मैं n माइनस 2 कर दूंगा। जैसे देखो यहाँ पे मेरी r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मेरी r की वैल्यू 2 डालूंगा, तो यहाँ पे भी r की वैल्यू 2 डल जाएगी, n माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, सही है, समझे हो ना। NCR लिखा मैंने सबसे पहले, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर n माइनस r। r मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे क्योंकि ये r और ये वाली चीज और ये वाली चीज हमेशा सेम आ रही है। देखो यहाँ पे
ये देखो यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे n, यहाँ पे भी n। देखो सही है, इसलिए मैंने लिख दिया x की पावर n माइनस आर। अब x की पावर भी कंप्लीट होगी। फिर अब आते हैं y की पावर पे। y की पावर पे मैंने क्या लिखूँ, मैंने देखा यहाँ पे आ रहा 0, फिर y की पावर आ रही है 1, फिर y की पावर आ रही है 2। मैंने देखा जो मेरी r की वैल्यू है वही तो y की वैल्यू आ रही है। देखो y की पावर आ रही है, r की वैल्यू मेरी यहाँ पे 0 है तो y की पावर भी 0 आ रही है। r की वैल्यू मेरी 1 है तो y की पावर भी 1 आ रही है। r की वैल्यू देखो मेरी यहाँ पे 2 है तो y की पावर भी 2 आ रही है। r की वैल्यू मेरी यहाँ पे n है तो y की पावर भी n आ रही है। तो मैंने देखा r और n सेम तो है, तो यहाँ पे r लगा दो। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम ही है, ये वाला r और ये वाली पावर सेम ही है, तो मैंने यहाँ पे r लिखा तो यहाँ भी r लिख सकता हूँ। तो ये होता है हमारा जनरल, ये भी जनरल फॉर्मूला है, वो ऊपर वाला भी जनरल फॉर्मूला है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सही है, ये वाला यूज कर लो चाहे ये वाला यूज कर लो। बस क्वेश्चन इन दो फॉर्मूला का यूज यही है कि जब भी हमें क्वेश्चन करना है ना, तो सबसे पहले हमें टीचर को बताना है कि बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम हमें फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चाहे ये वाला फॉर्मूला लिख दो चाहे ये वाला फॉर्मूला लिख दो, आपकी मर्जी है, जो आपको समझ आ रहा हो, जो आपको ईजी लग रहा हो। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला इसका यूज कैसे होगा, देखो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो, x प्लस वाई की पावर 2 निकालो। वैसे ऐसे कभी देगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो डायरेक्ट पता ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमें डायरेक्ट पता है। ऐसे कभी देगा नहीं, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी आंसर निकालना। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं कैसे निकालूंगा, देखो अब मुझे देखो n की वैल्यू 2 दी हुई है, x प्लस वाई की पावर n है ना। अब यहाँ पे n की जगह 2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक जाएगा। ठीक है, n की जगह यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2, फिर सारी जगह n की जगह 2 लिख दो, 2cr x की पावर 2 माइनस r y की पावर r। ठीक है ना, n की जगह सारी जगह मैंने 2 डाल दिया। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, मेरे को क्या बोला हुआ है, r की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जानी है। अब सारा मामला खत्म हो गया। अब देखो हमारी r की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जानी है। क्या मतलब हुआ इसका, सबसे पहले r की वैल्यू यहाँ पे 0 डालो, 0 डाली मैंने यहाँ पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करनी है और 2 तक लग जानी है। 0 भी डालेंगे, फिर 1 भी डालेंगे, फिर 2 भी डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 0 डालते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 2c0 x की पावर 2 माइनस r y की पावर, सॉरी r की जगह 0 डाल दो ना, और y की पावर r की जगह 0, सारे r की जगह आप 0 डाल रहे हैं। सबसे पहले 0 डाल दिया, फिर r की जगह 1 डालो, क्योंकि r मैंने बताया r की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जाएगी। पहले 0 डाल दी मैंने, अब 1 डाल दूंगा, फिर उसके बाद 2 डाल दूंगा। अब r की वैल्यू 1 डाल दो इसी फॉर्मूले में, 2c1 x की पावर 2 माइनस 1 y की पावर 1, फिर अगले में r की वैल्यू 2 डाल दो, 2c2 x की पावर 2 माइनस 2 y की पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, हमारा एक्स स्क्वायर देखो, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। 2c0 क्या होता है हमारा, nc0 हमारा 1 होता है, मैंने आपको बताया 1 x की पावर 2 y की पावर 0, तो y की पावर 0 रहेगी। ऐसे कैसे रहेगा ना, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, x की पावर x स्क्वायर आ गया। देन प्लस 2c1 nc1 क्या होता है हमारा, nc1 होता है हमारा 2 आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे एनसीआर वाले फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, फिर x की पावर 2 माइनस 1, तो x हो गया खाली, और यहाँ पे y आ गया 2xy, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा n क्या होता है हमारा 1 होता है, और यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा, x की पावर 0 और y स्क्वायर। तो हमारे आ गया, इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। तुम्हारा आंसर क्या गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी का यूज करके आया ना, ऐसे ही अभी ये फॉर्मूले का भी यूज करके निकाल सकते हो। सही है, तो हमें ऐसे यूज करना है इन दो फॉर्मूलाज को। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने आपको पूरी जान लगा के ना पूरा का पूरा बेसिक बता दिया। इसमें मैंने अपना पूरा दिमाग लगा के आपको बेसिक बता दिया। इस बेसिक को ना एक बार समझना है तो 2 बार वीडियो देख लेना, पूरी जान लगा दिया मैंने इस बेसिक को समझाने में। इस बेसिक का पूरा अच्छे से यूज करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, एक बार समझना है तो 2 बार वीडियो देख लेना, पर इसको समझ के अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करना। आपको बहुत ईजी एक्सरसाइज लगेगी। एक्सरसाइज 8.1 8.2 ये 2 फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ओके, थैंक यू।